दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। इस ओम सभागार में मंचासीन अतिथियों सहित उपस्थित सभी महानुभावों का विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत है। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा समय और परिस्थितियों की मांग को पूरी करे। वर्तमान की परिस्थितियों की आवश्यकता, समय की मांग को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश ने अपने आचार्यों के उन्नयन और अपने संस्थानों के शैक्षिक उन्नयन के लिए इस संकट काल में, जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है, उसमें भी अपने लिए अवसरों की खोज की और अपनी वर्चुअल लर्निंग के लिए अपने बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए, उनके प्रभावी शिक्षण के लिए इस संस्थान का विकास किया। और जैसे ही हमको काम करने का अवसर मिला, तब से ही अपने आचार्यों, प्रधानाचार्यों के डिजिटल लर्निंग के लिए ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसके प्रशिक्षण का काम शुरू किया। विद्या भारती का पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, जिसके 49 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसको हमने 4 प्रांतों में बांटा है: कानपुर, काशी, अवध और गोरक्ष। उन प्रांतों से चयनित आचार्य जिन्होंने पिछले दिनों कोरोना काल में कुछ ऑनलाइन टीचिंग का काम शुरू किया था अपने बच्चों के लिए, जो ऐसे सक्षम हैं, उनके समूहों को बुलाकर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए पिछले दिनों से ऐसा सामूहिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे कानपुर प्रांत के 36 आचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, काशी प्रांत के 37 आचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, और अभी हमारा जो गोरक्ष प्रांत है, गोरक्ष प्रांत यानी बस्ती से लेकर बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, उधर कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़ आदि जो ज़िले हैं पूर्वांचल के, उनके चयनित ऐसे 38 आचार्य और उनके संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन के लिए एक प्रधानाचार्य, ऐसे 39 लोग कल सायंकाल से अपने इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है। इस अवसर पर हमारे कई वरिष्ठ जन हम सबके मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हैं। मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के सह प्रचार प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय भास्कर दुबे से आग्रह करूंगा कि मंचासीन अतिथियों का परिचय कराने का कष्ट करें। श्री भास्कर जी। नमस्कार। आदरणीय हेमजी भाई साहब, आदरणीय उमाशंकर मिश्रा जी, राजेंद्र बाबू, मंच पर बैठे हमारे पूर्वी क्षेत्र के मंत्री जय प्रताप सिंह जी, उनके बगल में जय अग्रवाल जी हैं। ज्ञान दुग्ध डेयरी का संस्थान इन्होंने शुरू किया और आज वो संस्थान काफ़ी
ऊंचाइयों पर है। उनके बगल में जितेंद्र कुमार जी प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं, और जय अग्रवाल जी मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनके बगल में हमारे पूर्वी क्षेत्र के प्रचार प्रमुख सौरभ मिश्रा जी हैं। सामने हेम जी भाई साहब के बगल में मुकेश बहादुर सिंह जी हैं। ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भारत में पदाधिकारी हैं। ये सभी लोग हमारे आज इस कार्यक्रम में हमारे आचार्यों को कुछ न कुछ बताने के लिए, कुछ न कुछ अपनी बातें बताने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, और तकनीकी रूप से हम कैसे और सबल हों, जिससे हम बच्चों को, अपने भैया बहनों को और अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके हेतु इन लोगों को आमंत्रित किया गया है। अब ये लोग आपके बीच में वक्तव्य देंगे, अपनी बातें करेंगे। मैं योगेश जी से अनुरोध करूंगा कि आके कार्यक्रम के संचालन को आगे बढ़ाएं। पिछले दिनों एक प्रकार से जैसे सारी दुनिया थम गई थी, ऐसे समय में इस संपूर्ण संस्थान का विकास हुआ। और जैसे ही बताया हमने कि जैसे ही काम शुरू हुआ, तैसे हम लोगों ने बड़ी तेज़ी से और ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया, ऑनलाइन टीचिंग का काम शुरू कर दिया। यहाँ से ये जो सारा संस्थान है, प्रकल्प है विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश का, विद्या भारती के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसकी संकल्पना से लेकर और मूर्त रूप देने तक, और आज देश का सबसे बड़ा इकलौता कहिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा संस्थान खड़ा करने का श्रेय जिनको जाता है, ऐसे संपूर्ण इस केंद्र के कर्ता धर्ता विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सौरभ मिश्र जी हम सबके बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि संस्थान की पृष्ठभूमि और वर्तमान में उसके कार्य का परिचय हम सबको कराएं। फिर सौरभ जी। प्रस्तावना रज्जू भैया केंद्र की मुख्य अतिथि के लिए जानना आवश्यक है। जिस समय लॉकडाउन हुआ उससे पूर्व लगभग 6 माह पूर्व हम लोगों ने वर्चुअल क्लासेज स्टार्ट करने की परिकल्पना की थी। 20 विद्यालयों में हमने वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट वर्चुअल क्लासेज इंस्टॉल कर दी थी और उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। उसी दौरान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के समय कल्पना नहीं थी कि वर्चुअल क्लासेज और स्कूल क्लासेज एक ही जैसा विकल्प है। थोड़ा सा स्मार्ट ये था कि उसमें हम सेंट्रल स्टूडियो से बहुत अच्छी फैकल्टी के माध्यम से विद्यालयों को कनेक्ट करके उनकी पढ़ाई करवाते। कोरोना के दौरान हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। अपग्रेड करके अपने विद्या भारती के लिए विद्या भारती LMS कस्टमाइज़ किया, पूरा डेवलपमेंट हुआ। आज हमारे ऐप में उसे हम मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉयड फ़ोन में, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ये वास्तव में पूरा एक वर्चुअल स्कूल है जिसमें अटेंडेंस लगने से लेके विद्यार्थी का परिणाम, रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ रखने तक की सुविधा दी गई है। सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट है। इसी दौरान हम लोगों ने 5 स्टूडियो स्थापित किए जो इस के ऊपर वाले भवन में हैं। उन स्टूडियो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सुपर स्मार्ट पैनल्स लगाए। लाइव ब्रॉडकास्ट में हम अपने सारे विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। इसमें हमने मल्टी लेयर काम किया क्योंकि विद्या भारती का स्वरूप मल्टी लेयर है। जैसे हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्षेत्रीय मुख्यालय है हमारा। क्षेत्रीय मुख्यालय के नियंत्रण में प्रांतीय कार्यालय आते हैं, 4 प्रांत, जैसा हमारे उमाशंकर जी भाई साहब और दिनेश जी भाई साहब ने बताया। उन 4 प्रांतों में हमारे विद्यालय हैं 2 समितियों के अंतर्गत।
अर्बन समिति हमारी भारतीय शिक्षा समिति है, ग्रामीण समिति हमारी जन शिक्षा समिति है। इसके अंतर्गत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 49 शासकीय जिलों में हमारे 1088 विद्यालय हैं। हमने हर विद्यालय को उसी क्रमवार यूजर आईडी पासवर्ड दिया। क्षेत्र का पैनल हमारा डैशबोर्ड अलग है, प्रांत का डैशबोर्ड अलग है, जिसको प्रदेश निरीक्षक हमारे एसेस कर सकते हैं। उसके नीचे हमारी संभागीय संरचना है, संभाग का डैशबोर्ड अलग है। उसके नीचे संकुल है, जिसे हम जिला कह सकते हैं, संकुल का डैशबोर्ड अलग है, संकुल प्रभारी उसे एसेस कर सकते हैं। उसके नीचे विद्यालय का डैशबोर्ड है, जिसे प्रिंसिपल सुपर एडमिन के माध्यम से एसेस कर सकते हैं। उसके नीचे क्लास टीचर का डैशबोर्ड है, जिसमें वो अपने क्लास के सारे बच्चों का एसेस करके डेटा देख सकते हैं। उसके नीचे सब्जेक्ट टीचर का डैशबोर्ड है, जिसमें सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट से जुड़े बच्चों को देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, जिसमें स्टूडेंट अपने कंप्लीट सिस्टम को देख सकते हैं। फाइनली पेरेंट्स के लिए भी हमने डैशबोर्ड दिया हुआ है और हर बच्चे के पेरेंट्स विद्यालय की पढ़ाई, विद्यालय की जानकारी सारी ले सकते हैं। विद्यार्थियों को इस डैशबोर्ड के माध्यम से अटेंडेंस, होमवर्क देना, होमवर्क सबमिट करना, होमवर्क चेक करके उसमें ग्रेडिंग या मार्क्स देना और सभी तरह से विद्यार्थियों से हर समय कनेक्टेड रहना। अब हमारे यहाँ क्लासरूम में एब्सेंट होने की वजह से बच्चे को क्लास मिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीमीडिया कंटेंट में हमारी जो क्लास आज हो गई वो उनके पास आर्काइव में रिकॉर्ड हो जाती है और वो आराम से उसे फिर जब भी चाहें पढ़ सकते हैं, रिवीजन की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस केंद्र का नाम हमारे सरसंघचालक, पूर्व सरसंघचालक श्री रज्जू भैया जी के नाम पे रखा गया। रज्जू भैया जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया विद्या भारती को। आज हमारा प्रयाग का जो विद्यालय है ज्वाला देवी, वो रज्जू भैया के आवास पर ही है। ज्वाला देवी उनकी माताजी का नाम था। इसके अतिरिक्त उनकी बुलंदशहर की भी जो ज़मीन थी पैतृक आवास की, उस पर हमारा सैनिक स्कूल, जिसका उद्घाटन हो चुका है, अभी कुछ दिन पूर्व हुआ है। तो ऐसे महापुरुष के नाम पे इस केंद्र का नाम रखा गया। हम लोगों का लक्ष्य है कि उनके दृष्टि, उनके विजन, उनका जो आभास था, उसको हम लोग पूर्ण कर पाएँ, इसी दिशा में ये प्रयास जारी है। धन्यवाद। जैसा भी उपस्थित महानुभावों का और संस्थान का संक्षेप में परिचय हम सबके सामने आया है, इस संस्थान में एक बार फिर मैं सभी आदरणीय जनों का स्वागत करता हूं और अपने जो विशिष्ट अतिथि हैं मंच पर आसीन, उनके सम्मान के लिए मैं श्री उमाशंकर जी मिश्र से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि जी श्री जितेंद्र कुमार जी, प्रमुख सचिव भाषा एवं संस्कृति, उनका सम्मान करें। श्रीमान भास्कर जी से आग्रह करूंगा को आज के मुख्य वक्ता श्री जय अग्रवाल जी का सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, ज्ञान दूत के नाम से जिनकी एक ख्याति है, उनसे आग्रह करूंगा वो आएँ और अपना उद्बोधन
देने का कष्ट करें। श्री जय अग्रवाल जी। आज की सभा में उपस्थित श्री हेमचंद्र जी, मंच पर आसीन श्री सौरभ जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री जयप्रताप जी, संघ और विद्या भारती के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण और हमारे जितने भी शिक्षक बंधु और बहनें हैं, मैं आप सभी लोगों का आज वंदन और अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विद्या भारती का, जिन्होंने आज मुझे यहां पर बुलाया। सभी गोरक्ष प्रांत के जो शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप सभी लोग ऑलरेडी अभी काफ़ी आप लोगों के पास इस बारे में जानकारी है कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो मैं शिक्षा के महत्व पर तो कोई चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन नई तकनीक और उस नई तकनीक को जो इम्बाइब करने में, यानी कि उसको अपने चरित्र में लाने के लिए जो विद्या भारती की जो सोच है, उसके बारे में मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। कल ही हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अमिताभ कांत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डिजिटल फ्यूचर इज़ अनलॉकडाउनेबल एंड अनपुट डाउनेबल, यानी कि कोई भी डिजिटल मीडिया है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शिक्षा है, ये सारी चीज़ें पिछले 8 महीनों में इनकी प्रासंगिकता हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चली। और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस पर कोई लॉकडाउन लागू नहीं हुआ। जैसे हम दूध का व्यापार कर रहे हैं तो दुकानें बंद थीं और सब कुछ बंद था, लेकिन जो हमारा ई कॉमर्स का पोर्टल था वो चालू था और होम डिलीवरी हो रही थी उत्पादों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसी तरीके से स्कूल बंद हो गए, शिक्षक आ नहीं पा रहे थे, बच्चे भी जा नहीं रहे थे स्कूल, लेकिन डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा ने वो जो गैप था उस गैप को बड़ा नहीं होने दिया। तो ये अनलॉकडाउनेबल है, अनपुट डाउनेबल है और हमारा भविष्य है। और हम लोगों को जितनी जल्दी ये एक्सेप्ट हम लोग कर लें, हम लोग जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लें, उतना ही हम लोग भी समय के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि आज अभी माननीय सौरभ जी ने कहा भी कि क्या क्या ऐप बेस्ड जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस तरीके की फैसिलिटी पेरेंट्स को, यानी कि बच्चों के अभिभावकों को, और जैसा कि शिक्षकों को एक फैसिलिटी, जो एक ऑटोमेशन मिल गया है, जहाँ पर कि वो सब्जेक्ट्स, होमवर्क और बच्चे की परफॉर्मेंस और एक जो टीचर और पेरेंट के बीच में एक जो इंटरफेस है उसको एक सीमलेस बना दिया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ये काबिल तारीफ़ है कि एक ऐसा संगठन जिसको कि जो कि पूरे देश का, अगर मैं कहूँ कि कल्चर और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसने अगर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्बाइब किया, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना उसमें सिस्टम में लेकर के आए हैं, ये मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि हमने देखा है कि और पिछले 50-60 सालों में ये एक बहुत बड़ी लड़ाई रही हमेशा, एक जो कल्चरल ट्रेडिशन की और एक मॉडर्न एजुकेशन की। काफ़ी समय तक तो मैं कक्षा 6 तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा और कक्षा 7 में मुझे अचानक हमारे माता पिता ने, चूँकि हमारे कायमगंज में जहाँ का मैं निवासी हूँ वहाँ पर एजुकेशन उपलब्ध ही नहीं थी, जो पाठशालाएँ थी वही थी, तो कक्षा 6 तक तो उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। अब उसके बाद उनको ये महसूस हुआ कि भाई इसे कहीं बाहर भेजो वरना ये ऐसे ही रह जाएगा, तो उन्होंने मेरा एडमिशन ग्वालियर में सिंधिया स्कूल में करा दिया। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो सबसे पहले ही मुझे जीवन में एक कल्चरल सिस्टम का और एक मॉडर्न एजुकेशन का जो एक गैप था वो मुझे पता चल गया। मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए वहाँ कोई मित्र बनाने में भी, क्योंकि मैं
उस सिस्टम को जान नहीं पाया, और सिस्टम को जान नहीं पाया, बार बार मैं फेल हुआ, या फिर मैं आगे बढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत आई, समझने में बड़ी दिक्कत आई, और लोगों ने मेरे से कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत महसूस की। तो काफ़ी समय तक मैंने देखा कि हम सभी ने देखा कि देश में ये एक गैप बहुत बड़ा, एक ट्रेडिशनल कल्चरल माइंडसेट में और एक मॉडर्न एजुकेशनल माइंडसेट में बना रहा। लेकिन पिछले 15 वर्षों में, कम से कम पिछले 15 वर्षों में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और आज जैसा कि शिक्षा सभी लोगों को उपलब्ध है, और जिस तरह की शिक्षा चाहिए उस तरह की शिक्षा उपलब्ध है। उपलब्ध कराने के लिए मैं मानता हूं कि संघ जैसे संगठनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले कुछ वर्षों में, कि शिक्षा का और ट्रेनिंग का जो महत्व स्थापित हुआ, और उस महत्व के स्थापित होने के साथ साथ उस चीज़ को आगे बढ़ा करके और उसके सिस्टम स्टैब्लिश करने में जितनी भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब ने उसके महत्व को रियलाइज़ किया और उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। हम लोग भी, हमारे माता पिता भी स्कूल चलाते हैं, 8000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर कायमगंज में, और स्कूल खोलने का औचित्य केवल ये था कि जब मुझे बाहर भेजना पड़ा उनको, तो उनको ये महसूस हुआ कि चूँकि वो भी, हमारे पिताजी भी संघ के कार्यकर्ता रहे, तो उनको बड़ा इस बात का वो था कि मेरे पास नहीं रहेगा, कहीं बाहर जाएगा, पता नहीं क्या सीखेगा। तो उनको इस बात का इतना कष्ट था कि उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल खोला, और स्कूल खोल करके वो आज 30 साल हो गए उस स्कूल को। तो 30 साल में वो स्कूल काफ़ी बड़ा हो गया, 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ट्रेडिशनल, कल्चरल और मॉडर्न हर चीज़ का एक मिक्स्ड एजुकेशन सेटअप है, जिसमें कि वो वहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है वो बहुत दूर तक लेकर के जाती है, बहुत उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। माननीय जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर हैं, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो वे तो उन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा कि क्या गैप्स हैं, और शिक्षा के आने के साथ साथ वो गैप किस तरीके से भर जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग कोविड जैसी महामारी के बीच में, इस आग की नदी के बीच में, जो मैं कहता हूँ कि तैरने का जो माध्यम मिला है, वो शिक्षा को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। और ये जो यहाँ पर प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस प्रशिक्षण को जितना आप सीरियसली, जितना गंभीरता के साथ लें, और इसको जितना ज़्यादा अपने अंदर चरित्र में उतारें, उतना ज़्यादा इसका प्रभाव होगा। डिजिटल के बारे में और कुछ जो आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कि बहुत सारी आप लोगों को समस्याएं आएंगी, जैसे कि डिसिप्लिन की समस्या बहुत बड़ी आती है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी शिक्षण संस्थान में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं मानता हूँ अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज अगर इस प्रतिष्ठान की जो वैल्यू है, जहाँ पर हम खड़े हुए, वो पूरी तरह से अनुशासन पर आधारित मैं मानता हूँ, और इसी वजह से उसका सम्मान है। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों का, विद्या भारती के, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके, मुझे बहुत बड़ा सम्मान महसूस हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, कि आप लोग इस कार्य में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री मुकेश बहादुर सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएँ और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री मुकेश बहादुर सिंह जी। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्या भारती के प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार साहब, मुख्य वक्ता श्री जय अग्रवाल साहब, जय प्रताप जी, सौरभ मिश्रा जी, और सम्मुख बैठे मानवेंद्र जी, हेम जी, रजनीश जी, उमाशंकर जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी शिक्षाविद, आचार्य जी, और जितने भी ऑनलाइन लोग जुड़े हुए, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम की महत्वता ये है कि जब इस कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि का चयन हो रहा था,
तो सौरभ जी, भास्कर जी और सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाया जाए जिसका शिक्षा से भी और इंडस्ट्री से दोनों से जुड़ाव रहा हो। जितेंद्र कुमार साहब जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एजुकेशन में वो बहुत लंबे समय से प्रमुख सचिव रहे और उनकी जो नॉलेज है या उनका जो प्रशासन रहा है एजुकेशन को लेकर के, वो बड़े लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रमुख सचिव शिक्षा के रूप में दिया है। तो आज के इस कार्यक्रम में उनका उद्बोधन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने शिक्षा विभाग को बहुत करीब से देखा है। तो बदले हुए समय में, जैसा कि संचालक महोदय कह रहे थे कि बदलाव का समय है और मेरे साथी जय भी ये बात कह रहे थे कि जो प्रासंगिकता है ऑनलाइन की एजुकेशन में, उस पर उन्होंने अपने विचार दिए। क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं, बट उस एक टाइम में अगर उसमें दिक्कतें हैं तो उसमें बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं, जिसके लिए जो विद्या भारती का जो प्रयास है वो हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। मैं औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूं। जय अग्रवाल जी जो मेरे साथी हैं, ये भी एक औद्योगिक संगठन से जुड़े हुए हैं, पास्ट में चेयरमैन भी रहे उसके, और जो इनका व्यवसाय है वो हम सब की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं एक संगठन से जुड़ने की, उसको भी पूरा करता है। पूरा इस तरीके से करता है क्योंकि विद्या भारती के जो स्कूल हैं, ये माना जाता है कि उसमें बहुत अमीर वर्ग के जो परिवार हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक साधारण परिवार के बच्चे उसमें जुड़ते हैं। तो जो इनका व्यवसाय है वो किसानों तक जुड़ा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो इनका दुग्ध का व्यवसाय है उसमें किसानों के बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए, किसान जुड़े हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधित्व का यहाँ इस संगठन से जुड़ना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बदलाव का चूँकि समय है, तो चूँकि आप लोग जो जितने शिक्षाविद जो विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनको शिक्षा देते हैं, उनमें जो संस्कृति का जो रोपण है वो मुझे लगता है कि चाहे उसको पब्लिक स्कूल से कितना भी कंपेयर कर लिया जाए, जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो कोई भी पब्लिक स्कूल आपसे हज़ारों गुना ज़्यादा फीस लेता है, बट वो नहीं दे सकता। औद्योगिक संगठनों में हमारे साथ बहुत सारे उद्यमी उद्योगपति जुड़े रहते हैं और ये माना जाता है, ऐसी भ्रांति है कि वो शायद अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं या इतने आगे चले गए अपने व्यवसाय में कि वो अपने देश की संस्कृति को नहीं आगे बढ़ाना चाहते, बट ऐसा नहीं है। हम लोग आज विद्या भारती से लंबे समय के लिए इस संगठन से, आपकी आनुवांशिक संगठनें करीब 45, 46, 48 हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को आप लोग एड्रेस करते हैं, और उद्योगपति भी हर सेक्टर से जुड़ा हुआ, जो हमारे चैम्बर का मेंबर है, जय जी के चैम्बर का मेंबर है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो संस्कृति का बीज आप बच्चों में बो रहे हैं, इतने हज़ारों स्कूल जो विद्या भारती के जुड़े हुए हैं, उस संस्कृति को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी कैसे पूरे विश्व स्तर तक ले करके जाए। हम सब पूरे विश्व में ट्रैवल करते हैं, यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है और जिस संस्कृति का बीजारोपण आप लोग करते हैं, वो शायद विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए किस तरीके से औद्योगिक संगठन विद्या भारती के इस प्रयास को, संघ के इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें औद्योगिक संगठनों के तौर पर, प्रतिनिधित्व के तौर पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधित्व के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि विद्या भारती का जो ये प्रयास है, आचार्य जी लोगों का जो प्रयास है, शिक्षाविदों का जो प्रयास है, संघ के पदाधिकारियों का जो प्रयास है, उसको बढ़ाने में हम सब मदद करेंगे। और देश के सारे बड़े इंडस्ट्रीज हमारे मेंबर हैं, उनको हम लोग विद्या भारती के साथ जोड़ेंगे। जो एक और प्रकरण संज्ञान में आया था कि विद्या भारती एक प्रयास कर रही है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंस सेंटर जोड़ा जाए, जिसमें उद्योगपतियों के बच्चे भी पढ़ सकें। यानी उनको, जो हमारे मन में जो भ्रांति रहती है कि नहीं पब्लिक स्कूल सबसे ज़्यादा जो है अच्छी शिक्षा देते हैं, उस भ्रांति को भी दूर करने का, जब उद्योगपतियों के, उद्यमियों के और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे आकर के, तो शायद हमारी संस्कृति भी बढ़ेगी, हमारी संस्कृति मजबूत होगी और आप सबका प्रयास, संघ का प्रयास, विद्या भारती का प्रयास मजबूत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। विद्या भारती गोरख प्रांत के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, इसके उद्घाटन अवसर पर एक विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मानवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। सयाजपुर के माननीय विधायक हैं वो। यद्यपि हर कामों में हमारे वो प्रमुख सहयोगी रहते हैं, परंतु कृपापूर्वक समय निकालकर अपनी अत्यंत व्यस्तता में इस कार्यक्रम में वो हैं। मैं माने जाने IT विशेषज्ञ श्री अमिताभ बनर्जी से आग्रह करूंगा, श्री मानवेंद्र सिंह जी का अंग वस्त्र देकर सम्मान करने का कष्ट करें। श्री अमिताभ जी।
अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव भाषा एवं संस्कृति आदरणीय जितेंद्र कुमार से आग्रह करूंगा कि आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय जितेंद्र जी। विद्या भारती समूह के इस डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम में आकर मैं अभिभूत हूँ। मैं आभारी हूँ श्री सौरभ मिश्र जी का, भास्कर दुबे जी का और मुकेश बहादुर जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जय प्रताप जी, मुख्य वक्ता के रूप में जय अग्रवाल जी, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख विद्या भारती सौरभ मिश्र जी, मुकेश बहादुर जी, हेमचंद्र जी, भास्कर दुबे जी, अन्य महानुभाव, सहभागीगण और डिजिटल लर्निंग से जुड़े हुए जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, छात्र छात्राएं, शिक्षक, मीडिया बंधु के प्रतिनिधि, मैं उन सभी को का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा में डिजिटल तकनीक की जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं। मैंने प्रदेश में लगभग 6 साल बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तीनों विभाग का संचालन किया है। वर्ष 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, तब जो हमारे यहाँ पे राजकीय विद्यालयों की संख्या थी, जीआईसी या जीजीआईसी, वो मात्र 254 थी और वो बरसों से वही थी और उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। भारत सरकार के सहयोग से जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान आरंभ हुआ, तो उस समय में मैंने शिक्षा विभाग में दोनों ही विभागों को देखा और भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में जो संख्या 250 थी वो बढ़ करके अब कई गुना हो गई और लगभग 900 माध्यमिक विद्यालय लाने में हम लोग सफल रहे, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों ज़िलों में बने। और इसी तरह लगभग 50 डिग्री कॉलेज भारत सरकार से राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत आया। उन दिनों हमने ये महसूस किया था कि योग्य शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है। अगर किसी विषय को पढ़ाया जाना है, बच्चों को अगर अच्छी फिज़िक्स की टीचिंग देनी है, केमिस्ट्री की देनी है, बायोलॉजी की देनी है, या मैथ की देनी है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो वैसे शिक्षक जो सरल भाषा में परंतु ज्ञान से पूर्ण सारी बातें बच्चों को बता सकें, जो बच्चे उसको ग्राह्य रूप में प्राप्त कर सकें, ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश जगह पे मुझे ऐसे शिक्षक मिलते थे जिनको खुद अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं होता था, और जब उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो बच्चों को कैसे ट्रांसमिट करेंगे। मैंने वैसे भी प्रधानाध्यापक और शिक्षक देखे स्कूलों के इंस्पेक्शन के कार्यक्रम में, जो लेबोरेटरी का सामान जो दिया जाता था उसको वो बड़े से संदूक में बंद कर देते थे। जब हमने संदूक खुलवाया तो पूछा इसमें क्या है, कहा साहब इसमें तो लेबोरेटरी का सामान है, जियोग्राफी का सामान है। मैंने कहा इसमें क्यों बंद किया? कहा साहब जब मैं ट्रांसफ़र हो जाऊंगा, अगला प्रधानाचार्य आएगा तो मुझे चार्ज में हैंड ओवर करना होगा, तो उसमें से एक भी सामान मिस न हो जाए, इसलिए हमने बंद कर दिया। अब उन्हें कौन समझाए कि ये बच्चों को पढ़ाने के उपयोग के लिए दिया गया था, उसको वो इन्वेंट्री की तरह रखे हुए हैं। उसी तरह लाइब्रेरी की जो किताबें दी गई, लाइब्रेरी की किताबों को उन्होंने संदूक में बंद कर दिया। तो ज्ञान को अगर आप बंद कर देंगे तो उसका प्रसार कैसे होगा? तब हमने ये सोचा था, और विश्व के कई देशों में तब तकनीक का उपयोग हो रहा था और तब वर्चुअल क्लासेस आरंभ हो रहे थे। जो विषय के सबसे अधिक अच्छे शिक्षक थे, जिनकी मांग बहुत अच्छी होती थी, उन शिक्षकों के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके और फिर सैटेलाइट के थ्रू, स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चों के स्कूल तक पहुंचाने का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को तब हमने आरंभ किया था और प्रदेश के 254 जीआईसी और जीजीआईसी में स्मार्ट क्लास लगाने का कार्यक्रम भी आरंभ हुआ था। तब नहीं पता था कि इसकी पहुंच इतनी ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन इतनी होगी।
पर वो कहते हैं ना कि जब कोई चुनौतियाँ आती है तभी आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को चुनौती से निपटने के लिए तैयार करते हैं। चुनौतियाँ हमेशा संभावनाओं के द्वार खोलती है। अब जब ये कोरोना की चुनौती आई, विद्यालय बंद हो गए, शिक्षकों के लिए करने को कुछ नहीं रहा कि कैसे हम बच्चों के साथ संवाद करें, कैसे उनको सिलेबस पढ़ाएं, कैसे उनको कोर्स पढ़ाएं। दूसरी तरफ विद्यार्थियों के लिए एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि पता नहीं कितने दिन स्कूल बंद होंगे, कैसे हम अपना कोर्स पूरा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे समय में जब ये चुनौती आई तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आपने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, इतने लेवल का और इतना हाईटेक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसके माध्यम से आज आप सारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं। और अब आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि किसी विषय का एक अच्छा शिक्षक एक साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दसियों हज़ार बच्चों को पढ़ा सकता है। पहले क्लासरूम में 1:40 या 1:50 का रेशियो होता था। आप एक बार में 40 बच्चे को पढ़ाते थे या 50 बच्चे को पढ़ाते थे। अब आप जब पढ़ा रहे हैं तो कई हज़ार छात्र छात्राएं उस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। आप उनमें से कुछ के लाइव क्वेश्चंस ले सकते हैं, बाकी छात्र छात्राएं इनबॉक्स में आपको क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसका उत्तर आप दे सकते हैं और आप उनके जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। आज इस तकनीक की वजह से ही ये संभव हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश के कई रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं से बात की। क्या पहले कभी कोई ऐसा सोच सकता था कि देश के प्रधानमंत्री जो अति सुरक्षा के दायरे में रहते हैं वो रेहड़ी और पटरी वाले से ऐसे संवाद कर सकेंगे? ये संवाद डिजिटल तकनीक की वजह से और चुनौतियों में संभावना देखने की विज़न की वजह से आया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हमेशा चुनौतियों में संभावना की तलाश करते हैं और उसी वजह से आज ऐसी चीज़ें संभव हो पाई हैं। आज उसी वजह से आपने चुनौतियों में संभावना को तलाश किया, तब आज इतना सक्सेसफुल डिजिटल एजुकेशन का एक मॉडल लेकर के आ पाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और ये निश्चित रूप से इसके जो रिटर्न होंगे, जो आउटपुट होंगे, ये बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अभी मुझसे पहले जय अग्रवाल जी ने बताया कि कैसे जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इनके पिताजी ने इनको अच्छी शिक्षा के लिए अलग विद्यालय में भेजा, पर जब अलग विद्यालय में भेजा तो पुत्र के पिता से बिछड़ने का भी एक वो था और दूसरी तरफ ये भी आशंका थी कि पता नहीं वहाँ से संस्कार क्या लेकर के आएंगे। तो शिक्षा के साथ संस्कार का समागम ये एक अगली बड़ी चुनौती है। आज पश्चिम देशों में शिक्षा तो बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है, मिसिंग है कहीं ना कहीं। अंग्रेज़ी मीडियम के जितने सारे स्कूल हैं, आप उन स्कूलों के पास जा कर के देखिए तो जब उनका ऑफ पीरियड होता है तो जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो आपको तमाम वो सारे कार्य करते दिख जाएंगे जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी नशे का सेवन कर सकते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और वो बच्चे हैं जो 98%, 99% नंबर ला रहे हैं। तो शिक्षा है पर कहीं ना कहीं संस्कार का समागम नहीं है। तो विद्या भारती इसके लिए भी कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग कि आपने संस्कार के साथ उच्च तकनीक की शिक्षा का समागम किया है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। मुकेश बहादुर जी ने बताया भी कि ज़्यादातर जो विद्या भारती के हमारे स्कूल हैं उनमें वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि सामान्य आय वर्ग या निम्न आय वर्ग के अभिभावक के, लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे आते हैं। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आज आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव मेरिट लिस्ट को देखिए तो आप पाएंगे कि जो ज़्यादातर बच्चे टॉप में हैं वो सारे बच्चे किसी न किसी सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं।
जो आईएएस में बच्चे आते हैं, जो आईपीएस में आते हैं, जो स्टेट सिविल सर्विसेज में आते हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों से शिक्षा ली हुई है। मैंने स्वयं सरकारी प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ली है, जहाँ नीचे बैठने के लिए कोई बोर्ड नहीं होता था। हम लोग अपनी बोरी खुद ले करके जाते थे थैले में, स्कूल में झाड़ू लगाते थे, नीचे बिछाते थे, फिर उस पर बैठते थे। और उन दिनों जब शिक्षक दोपहर में अपने भोजन की टिफ़िन लेके आते थे तो उनके भोजन करने के बाद उनका टिफ़िन भी साफ़ करते थे। ये गुरु सेवा थी। और जब मैं आईएएस कम्पीट कर गया तो मैंने जाके जब अपने गुरु के पैर छुए तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एक गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद होता है, जो भावनात्मक लगाव होता है, वो जब स्थापित होता है तो जो आप ज्ञान दे रहे होते हैं ना, वो कई गुना उसमें जा कर के मैग्नीफाई होता है आपके छात्रों में। तभी हम कहते हैं कि गुरु गुर और चेला चीनी। गुरु ने एक बताया और शिष्य ने उस पर 100 जोड़ा, उस पर मेहनत किया, क्योंकि उसकी कमिटमेंट अपने टीचर के प्रति है, अपने गुरु के प्रति है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और निश्चित रूप से इससे सभी बच्चों को आप एक बेस्ट अवेलेबल टीचर्स के कोर्स कंटेंट को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। जो कुछ बातें कही गई है कि जब कोई तकनीक आती है, जब कोई भी चीज़ आती है तो बच्चों का थोड़ा उच्छृंखल मन होता ही है। कभी कैमरा ऑफ कर लेंगे। जब हमें याद है कि जब स्कूल के टाइम में पीटी हुआ करता था तो हम लोग सबसे पीछे खड़े होते थे और गुरुजी जब यूँ कराते हैं तो हम ऐसे रहते थे। बट दैट डज़ नॉट मेक डिफरेंस। वो उतना तो चंचल बच्चा होगा ही। जो बच्चा चंचल नहीं होगा वो आगे क्रिएटिव भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ हमेशा लीक पे चलेगा। आप में से बहुत सारे जो शिक्षक होंगे वो इस बात को महसूस करते होंगे कि जो क्रिएटिव बच्चा वही होता है जो बहुत ज़्यादा चंचल है, क्योंकि उसका दिमाग कई तरफ से सोचता रहता है। बस उस एनर्जी को एक जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। मुझे अपने पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम का एक शिक्षक का वाक़या हमेशा याद रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ। जब मैं एमएससी कर रहा था तो उस समय लगता है क्या कि आप बड़े सीनियर हो गए हो, कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो एक बार क्लास में मैं पान खा करके चला गया था। तो मेरे शिक्षक जो उसमें प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाहर जा कर के पान थूक करके आओ और कुल्ला करके आओ तो फिर बात करेंगे। फिर जब मैं आया तो अब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आपके घर के ऊपर एक पानी का टंकी है और उससे आप पानी की पाइप नीचे उतारते हो, और अगर सिर्फ आपने उसमें से एक नलका लगाया तो उसे खोलेंगे तो उसमें पानी का प्रेशर कितना होगा? मैंने कहा सर बहुत अधिक होगा। कहा अब उसमें से आप 10 पाइप उतार दो और 10 नलके लगा दो, उसमें क्या प्रेशर होगा? मैंने कहा सर प्रेशर तो बहुत कम हो जाएगा। तो देन ही सेड कि जब आप अपने बुद्धि का उपयोग एक बिंदु पर करते हैं तो उसका फोकस इतना तीव्र होता है कि आप कोई भी चीज़ जीवन में पा सकते हो। लेकिन जब आप अब अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल 10 जगह डिस्पर्स कर देते हो तो ठीक वैसे ही जैसे पानी का प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन में कुछ पाने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी कई जगह डाइवर्ट हो गई। तो आपको एनर्जी को कंजर्व करके फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है, उनमें एनर्जी बड़ी होती है। शिक्षक को ये पहचानना पड़ता है कि कैसे हम उसके एनर्जी को चैनलाइज करें। जब आप उसके एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं तो उसकी उपलब्धियां बड़ी अनंत होती है। एक दो सेंटेंस में सिर्फ इस विषय से हटके करना चाहूँगा कि जो हमारा भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र है उसमें समय समय पे हमारे लिए विभाग बदलते रहते हैं। अलग अलग विभाग में हमें अलग अलग काम करने का अवसर मिलता है, अलग अलग उपलब्धियां मिलती है। जैसे पिछले साल मैंने पर्यटन देखा तो अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहाँ पे कि 5 लाख दिए जलाए गए। कुंभ में लगभग 25,000 कलाकारों ने पहली बार 45 दिनों तक कार्यक्रम किया। एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। इन दिनों जब लॉकडाउन में ये सब चीज़ें बंद थी तो मैंने सोचा कि विषय से हट के कुछ किया जाए, और वो मैं अभी सौरभ जी से डिस्कस कर रहा था। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बायो साइंस में,
मैंने जूलॉजी से एमएससी किया है और मैं पिछले करीब 5 साल से डायबिटिक था। तो मैंने सुना कि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो सिर्फ भोजन के नियंत्रण और अनुशासन से, जीवन में अनुशासन से रिवर्स हो सकती है, जबकि आपका जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है वो ये कहता है कि डायबिटीज़ इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़, कि आपके उम्र के साथ, क्रोनिक मीन्स पुरानी, जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे पुरानी होती जाएगी, प्रोग्रेसिव मीन्स बढ़ते जाना, यानी जैसे जैसे आप डायबिटीज़ में आपकी उम्र गुजरती जाएगी, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, आपका डायबिटीज़ में अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी रोग बढ़ती जाएगी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। मैं उसी से गुज़र रहा था और ख़ुद अपने को ये महसूस कर रहा था कि मैं 5 सालों से इसके जकर में था, इस बीमारी के, और मेरे पेरेंट्स भी थे। जो मैंने समझा कि ये रिवर्स हो सकता है, तो मैंने इस पीरियड का उपयोग फिर से अपने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बुक्स को पढ़ने को किया। मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्स किए, अमेरिका के कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने रिवर्सल पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और कनाडा के एक डॉक्टर हैं उन्होंने लिखी है, और फिर उसे समझने के बाद मैंने अपने आप पे किया। आई यूज़ टू बी 98 kg। मैं अभी, हमारे पास पावर पॉइंट नहीं है, अदरवाइज़ आपको मैं अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ दिखा सकता था, लेकिन सौरभ जी ने मुझे उस स्टेज में देखा है। और दवाइयाँ मेरी 2 ग्राम मेटफॉर्मिन सुबह, 2 ग्राम शाम में, और भी इतनी सारी दवाइयाँ, कहीं जाता था तो इतने पूरे पाँच में दवाइयाँ होती थी। एंड आई कुड रिवर्स इट इन 6 मंथ। 6 महीने में मैंने 24 किलो वज़न घटाया और मेरी सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई। डायबिटीज़ की दवाई समाप्त, ब्लड प्रेशर की समाप्त, हाइपरटेंशन की समाप्त, कोलेस्ट्रॉल की समाप्त। सो दिस इज़ ए न्यू फील्ड। मेरे सामने जब चुनौती आई तो मैंने सोचा क्या कि इसको निपटा जाए और कोशिश करें, एंड देन आई डिड इट। अब मैं अपने कार्यक्रम, अपने संबोधन का समापन मैं एक संस्कृत के श्लोक से करना चाहूँगा। वो एक श्लोक है, कृति नो अपि परीक्ष्यन्ते, कृति नो अपि परीक्ष्यन्ते, सहायम कार्य सिद्ध्यते, चक्षुष्मानपि नालोकम बिना वस्तु न पश्यति। हिंदी में इसका अर्थ है कि समर्थ व्यक्ति भी कार्य सिद्धि में सहायक की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें कोई न कोई सहायक चाहिए होता है, तो उसके माध्यम से वो उस कार्य की सिद्धि करते हैं। और आँख वाले व्यक्ति भी बिना प्रकाश के नहीं देख पाते हैं। यदि कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये जो डिजिटल तकनीक है, ये एक सहायक है। लॉकडाउन के पीरियड में जब स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, आप छात्र छात्राओं से नहीं मिल पा रहे हैं, तो दिस इज़ एन इंटरफेस जो एक समर्थ शिक्षक को वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकें। बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो आपसे इंटरैक्ट कर सकें। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे, और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इतने अद्भुत और इतने सुंदर कार्य के लिए। और कभी भी मेरी किसी लेवल पे अगर आवश्यकता हो तो मैं हमेशा सौरभ जी उपलब्ध हूँ अपने सहयोग के लिए इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अब मैं इस समारोह के अध्यक्ष और अपने क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयप्रताप जी से आग्रह करूँगा अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने का कष्ट करें। विद्या भारती हमें पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संस्थान है। हमने अपने देश को एक रास्ता दिखाया है। 1952 से जो ये श्रृंखला पक्की बाग गोरखपुर से शुरू हुई, और आज हम पूरे भारत में ही नहीं तो विश्व के एक सबसे बड़े ऐसे संस्थान के रूप में हमने अपने आप को स्थापित किया है। ये सही है, ये स्थापित है कि भारत में अगर संस्कार युक्त शिक्षा की बात कहीं भी किसी कोने में आती है तो विद्या भारती
का नाम सबसे आगे है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमारी उपलब्धियां हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चुनौतियां हैं। अभी हमने देखा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसके जो लक्ष्य हैं, अगर हम उसको ध्यान में लाएं तो उसमें ये कहा गया है कि 2035 तक जो हमारे 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के आयु के जितने भी हमारे नागरिक होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो सभी औपचारिक शिक्षा से जुड़ जाएंगे। इसी तरह से हायर एजुकेशन के लिए भी एक लक्ष्य उसमें है कि जो अभी हमारा GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो 26.4 है, यानी 100 में से 26.4 लोग उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हम 50% तक ले जाने वाले हैं। अगर उसको नंबर्स में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि वो 3,90,00,000 है जो हायर एजुकेशन में छात्र इस समय पढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारा जो स्कूली सिस्टम है उसमें एक अनुमान के तौर पे 27 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्या भारती आज की तारीख में स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हमने उच्च शिक्षा में भी विगत 200 वर्षों से काम करना शुरू किया है, लेकिन जो 1952 से हमारी यात्रा चली है वो अभी उसका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है वो स्कूली शिक्षा है। और हमें पता है कि हम औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें जिन छात्रों से या जिन बच्चों से हमारा सीधा संपर्क है उनकी संख्या 40 लाख के आसपास है। तो अगर हम इसको प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो करीब 1.5% होता है जो भारत में जितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और जिनको विद्या भारती शिक्षा दे रही है, उसमें जो उसका अनुपात है वो करीब 1.5% के आसपास आएगा। इस अनुपात को देखने से ही समझ में आ जाता है कि हमारा जो जुड़ाव है वो कितना अधिक है शिक्षा से। दूसरी ये विशेषता है कि अगर हमारे जो ज़िले हैं, 60-70 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अभी हमारा काम नहीं पहुँचा है, बाकी हम पूरे भारत में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे हमारे स्कूल नहीं है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम देखते हैं कि हम नंबर्स में भी और विस्तार में भी काफ़ी विस्तार लिए हुए हैं। हाई स्कूल इंटर का जब रिज़ल्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो मैंने एक एनालिसिस की तो मैंने ये देखा कि जो टॉप के बच्चे आते हैं उसमें विद्या भारती के जो छात्रों की संख्या वो 10% तक है जो टॉप के बच्चे आते हैं। तो हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी है। जहाँ हमने संस्कार युक्त शिक्षा दी है वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी है। अफोर्डेबल तो है ही, सबको कैसे उपलब्ध हो, कोई फीस नहीं दे सकता है तो भी वो कैसे पढ़ सकता है उसकी भी चिंता, क्योंकि हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा कमिटमेंट इस मिट्टी के प्रति है, इसीलिए हम संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं, अपनी संस्कृति से युक्त शिक्षा देते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देते हैं। आज जिस तरह से
पैंडेमिक फैला हुआ है, उस पैंडेमिक के कारण एक नई तरह की चुनौतियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। शायद हम इस आपदा के लिए तैयार नहीं थे, और जितनी प्रगति हमने डिजिटल के क्षेत्र में इसके कारण की है, शायद सामान्य परिस्थितियां होती तो हम उतना आगे देश के रूप में भी नहीं जा सकते थे, संगठन के रूप में भी नहीं जा सकते थे। लेकिन इस पैंडेमिक ने हमको झकझोरा और हमने एक लंबी छलांग लगाई है। इसमें हमें ये समझना चाहिए कि ये भविष्य है। कई बार मैं भी अध्ययन करता हूँ दुनिया के देशों का, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, तो ये समझ में आता था कि भाई हम कितना पीछे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है। तो उसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जो अगर कोई, जितेंद्र जी ने भी अभी चर्चा की कि जो टीचर्स हैं वो अच्छे टीचर्स मिलना कितना मुश्किल है, बहुत ढूंढने से कोई अच्छा टीचर मिलता है, उसकी बड़ी खोजाई चलती रहती है। तो अगर हमारे पास अच्छे टीचर्स हो जाएं और हम उनके क्लास रिकॉर्ड हो जाएं, और आज संभव है, तो हम उस क्लास को लाखों छात्रों तक कभी भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही संभव है। और छात्र के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि वो एक ही क्लास को कई बार देख सकता है, कभी भी देख सकता है। तो ये एडवांटेज है इसमें। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे हम अपने को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा ये तीसरा प्रांत है। इससे पहले कानपुर प्रांत और काशी प्रांत से हमारे आचार्य लोग आए और उन्होंने उसकी पूरी ट्रेनिंग ली, अपने क्लास रिकॉर्ड कराए हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो भी बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगता है इस अवसर पे कि आप लोग भी इसको बहुत मन से और इसकी जो उपयोगिता है उसको ध्यान में रख करके कि ये आने वाला जो कहते हैं भविष्य है, तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने आप को ट्रेन कर लें, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उन पे जो हमारी पहुंच है, जो इसकी डिजिटल की जो ताकत है, उसका कैसे हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये जो 5-6 दिन हमारे प्रशिक्षण के रहेंगे वो उसके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। मैं आप सभी लोगों को इस प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग जो हमने एक बड़ा कार्य लिया है, हमारा समाज के प्रति जो कमिटमेंट है, देश के प्रति जो कमिटमेंट है, उसके भरोसे मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा संगठन आगे बढ़ेगा और हम सब तक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो संस्कारों के साथ दे सकेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश एक संवाद पत्रिका का मासिक प्रकाशन करती है। श्रेष्ठ संवाद भारती नाम की पत्रिका, इसके विमोचन के लिए मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करता हूँ इसका विमोचन और लोकार्पण करें। श्रेष्ठ संवाद भारती नाम की ये पत्रिका विद्या भारती की जो क्षेत्र की गतिविधियों के साथ देश और विश्व में शिक्षा और समाज में चलने वाली विभिन्न गतिविधियों को शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही समाज तक पहुंचाती है। बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका है ये शिक्षा और समाज में।